आप सभी को नमस्कार। आज के सत्र में हम लोग एक बेहतरीन सेट करने वाले हैं। किसका? CGGS का। जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका वो टेस्ट नंबर 13 है। इस वाले सेट को हमने ऐसा बनाया हुआ है, आज CGGS करेंगे कि लास्ट ईयर CGPSC में जैसे आपके प्रश्न आए थे ना, आपको लगभग एग्जैक्ट वैसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप एडीओ की तैयारी करने का विचार बना चुके हैं और करना है आपको, तो आपको समझ में आएगा छत्तीसगढ़ के प्रश्न कैसे आ सकते हैं। तो जो CGPSC और एडीओ दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो मस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको CGPSC 9 फेब को होना है। किंतु परंतु वाला कोई इसमें संभव नहीं है, याद रखिएगा, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। मान के चलिए 9 को एग्जाम होना है, 9 को आपको एग्जाम देना है, उसके बाद आगे ये सब एग्जाम का सोचिएगा, पहले 9 का एग्जाम निकालिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में क्या हुआ था, एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन पे क्या है, त्रुटि हो गई थी, मानवीय भूल होती है, आपको भी पता है, मेरे पास भी समय थोड़ा सा कम रहता है और इसका कारण एक दो क्वेश्चन पे गलतियां हो गई है, इनको सुधार लेते हैं। जैसे मनरेगा मैंने थोड़ा सा 230 बता दिया था, ये 243 होगा। और छत्तीसगढ़ का जो दूसरा वंदे भारत है, मैंने पहला बता दिया था, आपका रायपुर से विशाखापट्टनम चलेगा, कहीं पे वाइजैक भी मिलेगा लिखा हुआ, एक ही बात है ना। ये पूछता नहीं, मेनली ये पूछेगा आपसे संगीत महाविद्यालय की घोषणा कहाँ पे हुई है, तो वो रायगढ़ पे हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने रायपुर बता दिया था। और मंगलेश्वर माता का मंदिर बोला था मैंने, जो कि होगा लिंगेश्वर माता का मंदिर, लिंगेश्वर या लिंगेश्वरी माता का मंदिर ऐसा करके होगा। और थोड़ा बहुत उच्चारण में होता है ऊपर नीचे, क्योंकि वन शॉट वीडियो है, तो इसको भी एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा। बाकी करंट अफेयर में और ज्यादा कोई गलती नहीं है। इस टेस्ट सीरीज को हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला हुआ था, ये भी आपको इसी टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। प्राइस इसका 199 है। टेस्ट नंबर 13, ये वाला पीडीएफ आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। कल का जो करंट अफेयर आया था उसको भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसमें सारे सही चीजें हैं, मतलब जो भी चीज था उसको मैंने सही कर दिया है। यहां से जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, फर्स्ट कमेंट में मैं लिंक कर दूंगा। जो नए जुड़े होंगे, वर्तमान में मैं स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर CGPSC द्वारा ही चयनित इस पद पे हूं, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस इंस्टा आईडी में जुड़ करके आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। 50 क्वेश्चन है आज, तो जल्दी करेंगे, डिटेल करेंगे, है ना। शरभपुर वंश ने किस से दूसरी राजधानी का दर्जा दिया हुआ था? रतनपुर, श्रीपुर, आरंग या खलवाटिका? शरभपुर वंश आप सबको पता है छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण राजवंश रहा है। दूसरी राजधानी का दर्जा देने वाले थे वो, या दिया था किसको? श्रीपुर को। श्रीपुर का एक दूसरा नाम भी है, श्रीपुर तो खैर पुराना नाम है, नया नाम इनका जो है वो है आपका सिरपुर, जिसको आप सब जानते हैं। शरभपुरी वंश के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। शरभपुरी वंश की बहुत सारी राजधानियां थी, जिसमें से सिरपुर एक मिल गया। इनकी जो प्रमुख और सबसे पहली राजधानी थी वो थी आपका शरभपुर। सरभ लिखेगा या शरभ लिखेगा, दोनों का एक ही मतलब है। फिर सिरपुर में ये राजधानी स्थानांतरित करते हैं, दो महत्वपूर्ण राजधानी रहती है, लेकिन एक और राजा आते हैं प्रसन्न मात्र, वो प्रसन्नपुर नाम से एक और राजधानी बनाते हैं। तो इनकी 3 राजधानियां रही थी। CGPSC ने इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कौन कौन इनकी राजधानियां थी, तो ये 3 राजधानी थी, सिरपुर, शरभपुर और प्रसन्नपुर। इन तीनों को हम लोग ध्यान रखेंगे। पाली के शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने कराया था? जाजल देव प्रथम, रत्न देव प्रथम, विक्रम देव या सोमेश्वर देव? आपको बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसका आंसर करेंगे। सही आंसर है आपका विक्रम देव। कहीं विक्रम देव मिलेगा, कहीं आपको विक्रम आदित्य लिखा मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा बहुत फेरबदल से ऐसा नहीं होता कि आंसर चेंज हो जाए। कब बनवाया था, कौन से शासन का था, कौन से शासक का था? तो ये था आपका बाढ़ वंश का, और ये बनवाया हुआ था 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में बनाया हुआ। कहाँ देखने को मिलेगा आपको? कोरबा के पाली में है, वहां गए होंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत प्राचीन है ना। और इतना प्राचीन है कि बाद में इसका जीर्णोद्धार भी कराना पड़ेगा, रिनोवेट भी कराना पड़ेगा। तो जाजल्य देव प्रथम वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसको रिनोवेट कराया था। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप ध्यान रखेंगे। जाजल्य देव प्रथम कौन से? कलचुरी राजकुमार या कलचुरी राजा बोल सकते हैं, प्रतापीय शासक थे। रत्नदेव प्रथम, इनको जानते हैं आप? रतनपुर का महामाया मंदिर नाम सुना है आपने? रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण रत्नदेव प्रथम ने कराया था, और कलचुरियों की राजधानी रत्नदेव प्रथम ने ही रतनपुर में शिफ्ट की थी। सोमेश्वर देव प्रथम नाम सुना हुआ लग रहा है ना। महत्वपूर्ण शासक है, और सबसे प्रतापी शासक आप बोल सकते हैं छिंदक नागवंश के।
छिंदक नागवंश नल वंश के बाद बस्तर में शासन करने आए हुए थे। छिंदक नागवंश के शासक है और इनकी एक जानकारी मिलती है कुरुषपाल अभिलेख से। कुरुषपाल, सीजीपीएससी ने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुरुषपाल अभिलेख से किस राजा के बारे में अपने को पता चलता है, तो ये है सोमेश्वर देव प्रथम, जिससे अपने को छिंदक नागवंश शासक सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में कुरुषपाल अभिलेख से पता चलता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। सीता बेंगरा की गुफा मौर्यकालीन नाट्यशाला है। सातवाहन कालीन सिक्कों की प्राप्ति बालपुर से हुई है। समुद्रगुप्त ने नलवंश के शासक व्यागराज को हरा उसके साम्राज्य को गुप्तों में मिला लिया। तीवरदेव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो ये सेट आप ध्यान रखिएगा, सीजीपीएससी या एडीओ दोनों के लिए महत्वपूर्ण इस वजह से भी क्योंकि एग्जैक्ट हमने क्वेश्चन लिया है जैसा आपके एग्जाम में पूछता है। इसका सही देखिए कि कथन गलत कौन सा है, तो ये वाला। समुद्रगुप्त ने नलवंश के शासक व्यागराज को हराया तो था। व्यागराज के अलावा दक्षिण कौशल में भी इन्होंने आक्रमण किया और दक्षिण कौशल में उस टाइम पे जो राजा था वो था महेंद्र। महेंद्र नाम के राजा को पराजित किया। फिर बस्तर साइड पे गया तो नलवंश के शासक व्यागराज को पराजित किया। दोनों को पराजित किया और फिर छोड़ दिया। तो पराजित तो किया लेकिन गुप्तों के अपने साम्राज्य में इसने उसको मिलाया नहीं था, तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी सारा तो सही है। तीवरदेव ने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, डेफिनेटली की थी। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं ना कि 12 राजा उत्तर और साउथ, उत्तर और दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया। उनमें से इनका जो दक्षिण विजय अभियान था उसमें महेंद्र और नलवंश के शासक व्यागराज दोनों को पराजित किया गया था। भूरमदेव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मंदिर वेशर शैली में निर्मित है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कराया गया। आदिवासी देवता के नाम पे इसका नाम भूरमदेव रखा गया। इस मंदिर का निर्माण छिंदक वंश के शासकों ने कराया था। बताइए। चलिए उत्तर पे आते हैं। इसका जो सत्य कथन है वो है ये कि एक आदिवासी देवता थे वहां पे जिनका नाम था भूरमदेव। इनके नाम पे इसका मंदिर का नाम जो है भूरमदेव मंदिर रखा गया है। आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि इसका डिजाइन किसने किया था, तो धर्मराज नाम के व्यक्ति थे। भूरमदेव मंदिर का निर्माण मतलब इसका डिजाइन जो है इन्होंने किया था। मंदिर बेशर शैली में निर्मित है क्या? ऊपर है ना, तो ये नागर शैली में आपको देखने को मिलेगी। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी, जी नहीं 1089 का डेट है, मतलब 11वीं शताब्दी। मंदिर का निर्माण छिंदक नागवंश शासक ने फड़ी नागवंश के शासक ने, और नाम क्या था? गोपाल देव ने इसका निर्माण कराया था। दो बहुत महत्वपूर्ण निर्माण है। पहला तो ये आपको मिल गया 1089 का भूरमदेव मंदिर। फिर रामचंद्र देव आएंगे, वो मड़वा महल और छेरकी महल का निर्माण कराते हैं 1324 आसपास से शायद डेट, तो उस टाइम पे करवाते हैं। काकती वंश के किस शासक ने नई राजधानी का निर्माण नहीं कराया? रुद्र प्रताप देव, अनम देव, दलपत देव, पुरुषोत्तम देव। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? हमने प्रयास किया है आप लोगों के लिए बहुत सारे रॉ नए क्वेश्चन, है ना, ऐसे क्वेश्चन जो कभी एग्जाम में आए ही नहीं है, वैसे क्वेश्चन हमने तैयार करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए इसका जो सही उत्तर है रुद्र प्रताप देव। एक एक करके देखते हैं। अनम देव सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने इसकी स्थापना की, है ना, काकतीय वंश की स्थापना की और राजधानी मंदोता बनाया। बाद में पुरुषोत्तम देव के समय पे क्या होता है, ये रथपुरी की उपाधि धारण करते हैं। थोड़ा आक्रमण भी होते रहता है, तो मंदोता से राजधानी ये बस्तर स्थानांतरित कर देते हैं। उसके बाद दलपत देव के टाइम पे नीलूपंथ का आक्रमण होता है, 1770 का बात है। तो ये क्या करते हैं, दलपत देव फिर बस्तर से राजधानी हटा करके जगदलपुर शिफ्ट कर देते हैं। तो 3 राजधानी मिल गई। रुद्र प्रताप देव के पास ये जगदलपुर ही राजधानी मिलती है इनको, और ये जगदलपुर को फिर चौराहों का शहर या चौराहों की नगरी बनाते हैं। सत्य कथन का चयन करें। मेरिया विद्रोह के नेता हिड़मा मांझी हैं। दीवान गोपीनाथ कपड़वाल के कारण मुड़िया विद्रोह हुआ था। बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। आते हैं एक एक करके। मेरिया विद्रोह के नेता हिड़मा मांझी है, बिल्कुल सही। 1842 में ये विद्रोह हुआ था। दीवान गोपीनाथ कपड़वाल के कारण मुड़िया विद्रोह हुआ था
1876 में मुड़िया विद्रोह हुआ था, और ये कथन भी बिल्कुल सही है। मतलब कथन 1 व 2 दोनों सही हो जाएगा। विद्रोह जरूर देख लीजिएगा आप लोग, विद्रोह से ना प्री मेंस या व्यापम हर जगह क्वेश्चन आते हैं। किस कलचुरी राजा के सर्वाधिक अभिलेख छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए? रत्नदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम या कलिंगराज? तो ये ऑप्शन है अपने पास, और इसका जो सही आंसर है वह है पृथ्वीदेव द्वितीय। आपको याद रखिएगा, अपने आंसर पे 100% श्योरिटी रखना है। पृथ्वीदेव द्वितीय, इनके क्या 13 अभिलेख छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए, सर्वाधिक है। और सबसे ज्यादा विस्तृत जो था कलचुरी साम्राज्य इन्हीं के टाइम पे था। इससे पहले प्रतापी राजा हुए थे, तो हाँ मिलना तो था। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की प्रथम यात्रा 1920 में की। गांधी जी ने धमतरी को छत्तीसगढ़ का बारदोली कहा। गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु कहा, या सभी कथन सत्य हैं? एक एक करके देखते हैं। गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की प्रथम यात्रा 1920 में की, सही है, कंप्लीट करते हैं। 20 दिसंबर 1920 में की। उस टाइम पे मौलाना शौकत अली साथ में आए हुए थे। और कुछ चीजें जोड़े, आने का उद्देश्य क्या था? तो शुरुआत में सुंदरलाल शर्मा जी जो है, इनको बोलते हैं कंडेल नार सत्याग्रह में आइए आप यहाँ पे सम्मिलित होने के लिए। लेकिन 1920 का समय है, असहयोग भी चल रहा था, तो गांधी जी असहयोग के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने आए थे। ऑप्शन अगर दोनों आता है, कंडेल नहर सत्याग्रह और असहयोग दोनों, तो आंसर असहयोग होगा। सीजीपीएससी ने इसको लिया हुआ है। और अगर असहयोग ऑप्शन नहीं आता तो कंडेल नहर सत्याग्रह उसका आंसर होगा। दोनों को ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने धमतरी को छत्तीसगढ़ का बारदोली कहा, बिल्कुल सही। गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु कहा, बिल्कुल सही। ये जब दूसरी बार आए थे ना 1933 में, उस टाइम पे इन्होंने देखा कि 1933 को उद्देश्य समझ लीजिए, 1933 में ये आए थे। कारण क्या था? अछूत जो है ना, उस टाइम में इन्होंने उनको हरिजन कहा, हरि के पुत्र, तो अछूतों का उद्धार करना था, इस वजह से आए। तो देख रहे हैं सुंदरलाल शर्मा जी ऑलरेडी यहाँ कितने लोगों का उद्धार करा चुके हैं। वो 33 में विचार कर रहे हैं, 1925 में सुंदरलाल शर्मा जी जितने सारे सत्नामी थे उनको राम मंदिर में प्रवेश करा चुके हैं। तो ये सारा चीज को देख करके गांधी जी ने इनको अपना गुरु कहा, बोला कि इस क्षेत्र में तो आप मेरे गुरु हैं। तो सभी कथन सत्य हैं। रघुनंदन सिंगरौल का संबंध कौन से घटना से है? दुर्ग की कचहरी में आगजनी, नगरपालिका भवन में आग, ए एंड बी, या पुलिस थाना में आग? तो अगर आप इनको पढ़े हैं तो आपको पता है रघुनंदन सिंगरौल क्रांतिकारी, भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, दुर्ग से संबंधित है, और ए एंड बी इसका सही हो जाएगा। दुर्ग की कचहरी में आग जानी, दुर्ग की कचहरी में आग लगाई, बाहर आए, पूछताछ हुई, मारपीट हुई, पकड़े जेल में, फिर छोड़ दिए, बाहर आए, नगरपालिका भवन में आग लगा दिए, है ना। जब रविशंकर शुक्ल जी मुख्यमंत्री बनते हैं ना, तो सबसे पहले जाते हैं रघुनंदन सिंगरौल जी को छुड़ाने के लिए। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। मराठा कालीन राजस्व व्यवस्था में आयतिक अनाज पे लगने जाने वाले कर को क्या कहते थे? टकोली, कलाली, जमींदारी कर या सेवई? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक एक करके समझेंगे हम लोग। जमींदारी, जो आयातित अनाज पे लगता था उसको बोलते थे हम लोग जमींदारी कर। ठीक, आइए अब आपको लग रहा होगा जमींदारी कर मतलब जमींदारों से लिया जाने वाला कर को जमींदारी कर बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जमींदारों से लिया जाने वाला जो कर था उसको बोलते थे टकोली। ये हो गया। कलाली, कलाली लिया जाता था मादक द्रव्यों से होने वाली आय से। ये हो गया सेवई, ये एक हिसाब से जीएसटी था, छोटे मोटे करों का सामूहिक रूप जो था, इसको हम लोग सेवई बोलते थे। ठीक है, आइए धांगड़ा घर। अब जनजाति आ गए, हिस्ट्री का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आते हैं और देखते हैं हम लोग जनजाति के क्वेश्चन। धांगड़ा घर किस जनजाति का युवक रहा है? कमार, कोंद, अबुझ, मड़िया या हलवा? बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप कभी किए ही नहीं है ना। तो ये और इंटरेस्टिंग बनाएगा इसको। इसका सही आंसर करिए कोंद। दो टाइप का मिलता है, एक धांगड़ा घर नाम का मिलेगा, एक धांगड़ी घर मिलेगा, लेकिन दोनों कोंद के ही हैं। कोंद जनजाति छत्तीसगढ़ की जनजाति है, अगर आपने नहीं देखा है तो। ये फायदा मिलेगा आपको जब आप ऑथेंटिक सोर्स के साथ जाएंगे। ग्रंथ एकेडमी जैसी आप जब किताब के साथ जाएंगे ना, तो ये ऑथेंटिक चीजें मिलती है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्न में से कौन मुड़िया जनजाति की उपजाति है? घोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया, झोरिया मुड़िया या सभी? आपने अगर पढ़ा है इनको तो मुड़िया जनजाति आप सोच रहे होंगे मुड़िया और मारिया मेरिया हो गया होगा, है ना, लेकिन उपजाति पूछा है, तीनों हैं, घोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया, झोरिया मुड़िया, ये तीनों जो है इनकी उपजातियां पड़ती हैं। अगला, निम्न में से कौन सी जनजाति की बोली कोलामी है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, कोल, कोलम, कमार या कंड्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोलम। याद रखिएगा कोलम, कोल को मत लेकर के चले जाइएगा, कोल से आपको कोलामी मिल रहा है ना, लेकिन कोलम से भी तो कोलामी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे जहां पे आप 50-50 होंगे। आप कमार को आराम से एलिमिनेट कर देंगे, कंड्रा को भी कर देंगे, फंसेंगे कोल है कि कोलम है। तो आपको 50-50 देखिएगा, जब भी आप एग्जाम तैयार करेंगे ना, आपको 15 से 20 क्वेश्चन 50-50 मिलने वाले हैं। अब आपके वो प्रिपरेशन के ऊपर है, आपने कैसा प्रैक्टिस किया, 50-50 लगाना है नहीं लगाना है, किसी सेपरेट वीडियो पे इस पे हम लोग बात करेंगे। हल्बा जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह जनजाति कबीर पंथ को अपनाने वाली जनजाति है, या अपनी उत्पत्ति का संबंध महाभारत काल के रुक्मणी हरण के प्रसंग से जोड़ते हैं? कथन एक सही, कथन दो सही, कथन एक व दो दोनों सही, ना कथन एक ना कथन दो सही। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? फिर से आपका वही क्वेश्चन जो है ना फंसेगा, देखिएगा। आप पहले वाले को तो सही कर लेंगे कि हाँ ये तो कबीर पंथ को अपनाते हैं, तो कथन एक सही तो डेफिनेटली होगा। कथन एक सही होगा तो ना कथन एक ना कथन दो सही तो हो नहीं सकता, है ना। अब दूसरा का अपने को पता ही नहीं है, ऐसे मतलब इसमें आप फंस रहे हैं, कथन दो सही सिर्फ तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी हट गया। तो मतलब या तो आपका ये सही होगा या तो आपका ये सही होगा। फिर से आ गया ना 50-50 पे, और एग्जाम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा फंसाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आएगा आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। नाम पकड़िए, शब्द पकड़िए और उत्तर लाइए। देखिए नाम क्या है, हलबा। अगर आपने ऑफलाइन क्लास अटेंड किया होता तो आप इसके बारे में और बेहतर पता कर पाते। हलबा, हल को बहन मतलब पकड़ने वाले, मतलब अपना इस्तेमाल करने वालों को हलबा बोला जाता है। आते हैं वापस से प्रसंग में, है ना। जब रुक्मणी का हरण हुआ था तो उसके बाद सेना जो था उनको रोकने के लिए गया हुआ था, ऐसा बोलते हैं। सेना भेजा गया था कि जाइए कृष्ण जी को और बलराम को, दोनों को रोको, पकड़ो, है ना, रुक्मणी हरण जो हुआ था। इसके बाद आते हैं यहाँ पे बलराम। बलराम आते हैं, अकेले खड़े रहते हैं, हल आप जानते हैं ना उनका जो था हथियार, वो हल था। तो हल का इस्तेमाल करते हैं वो, और हल के इस्तेमाल से वो अपने जितने दुश्मन रहते हैं सबको एक साथ समाप्त करते हैं, मतलब हराते हैं। सामने वाले दुश्मन हार तो जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं, इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि अपना हथियार छोड़ करके वो हल को वहन कर लेते हैं। तो इसी कारण जो वो लोग थे ना, वही बाद में जाकर के हलवा कहलाए। तो ये इनकी उत्पत्ति का कारण है। तो सेकंड कथन भी आपका सही है, मतलब कथन एक व दो दोनों सही इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ की सबसे कम साक्षर जनजाति कौन सी है? उरांव, सोनता, पहाड़ी, कोरवा या खमार? सबसे साक्षर तो पढ़ते ही हैं, सबसे साक्षर कौन है? सबसे साक्षर उरांव डेफिनेटली नहीं है, याद रखिएगा, हलवा ही है। हलवा सबसे ज्यादा साक्षर, उसके बाद प्रधान आता है। डेटा का बात करेंगे हम लोग, बिना डेटा का नहीं। और तीसरे नंबर पे उरांव आता है सबसे साक्षर। और सबसे कम साक्षर अगर आपसे पूछेगा तो वो है सोनता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। साक्षरता कितना है? 33%। बोलचाल की भाषा में उरांव को सबसे साक्षर जनजाति बोला जाता है, लेकिन है नहीं। हलवा आपका आंसर हो जाएगा। अगला, गोती देवी कौन सी जनजाति की इष्ट देवी है? पंडो, गोड़, पारधी या बिंजवार? तो इष्ट देवी है, इस वजह से हम इनको जान रहे हैं। पंडो जनजाति इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यतः पंडो जनजाति कहाँ मिलेगी? सूरजपुर में निवास करती, आपको देखी जाएगी। बिल्मा नृत्य के बारे में कथन कौन सा सत्य है? इसका प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर है, विजयदशमी के दिन इस नृत्य को किया जाता है, सिर्फ युवकों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। बताइए कौन सा कथन सत्य है? बेसिक भी अगर आप पढ़े हैं ना तो आप बना लेंगे इसको। प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर सही है, विजयदशमी के दिन इस नृत्य को किया जाता है सही है। तीसरे कथन के लिए आप श्योर नहीं होंगे, फिर फंसेंगे कि 1-2 करें या 1-2-3 करें, फिर 50-50 में आ गए ना। तो तीसरा कथन देखिए, सिर्फ युवकों के द्वारा किया जाता है। युवक
और युवती, फीमेल भी इसमें मिलेंगी। युवक और युवती सज धज के घर से निकलते हैं, फिर माहौल इतना ज्यादा अच्छा रहता, बोला जाता है कि एक युवक और युवती एक दूसरे का चयन कर लेते हैं। तो यहाँ पे युवक युवती दोनों को होना जरूरी है, मतलब 1 और 2 सही होगा इसका। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 सही है, 1 2 3 नहीं। अगला, रजवार भित्ति शिल्प किस जगह का सर्वाधिक प्रसिद्ध है? मतलब घर के बाहर जो है सुंदर कलाकृतियां वगैरह का निर्माण करते हैं। बस्तर, सरगुजा, महासमुंद, राजनांदगांव। सरगुजा का मिलेगा। खतरा नृत्य के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन है सत्य कथन है? इसे सिर्फ पुरुष द्वारा किया जाता है, इसमें मुखौटों का प्रयोग होता है, ग्रीष्म ऋतु पे से प्रदर्शित किया जाता है, या सभी सत्य है? भतरा नाट्य के बारे में आप पढ़ा है? छत्तीसगढ़ का सबसे महंगा नाट्य है, इसको उड़िया नाट भी बोलते हैं। उड़िया नाट, क्योंकि उड़ीसा का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त एक और चीज है, इसके जो प्रमुख रहते हैं उसको नाटकुरिया बोला जाता है। ये इसको सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो महिलाएं रहती है वो भी पुरुष बनते हैं। और सबसे प्रमुख रहता है इसमें मुखौटा, हनुमान जी का, जामवंत जी का, बलि का या मेघनाथ का, सबका अलग अलग प्रकार का मुखौटा प्रयोग होता है। ग्रीष्म ऋतु में मखमली वस्त्र के साथ इसको किया जाता है। सभी कथन सत्य हैं। अरवा तीज कब मनाया जाता है? भादो, वैसाख, कार्तिक या चैत्र? अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अरवा तीज अगर आपने नहीं सुना, अरवा तीज वो तीज है जिसको कुंवारी कन्याएं मनाती। कुंवारी कन्याएं इसको मनाती हैं, है ना। ऐसा तीज भी दिया गया है, कुंवारी कन्याएं मना रही है, जैसे 16 सोमवार होता है उसी प्रकार का है कि कुंवारी कन्याएं जो है इस वाले तीज को रखती है ताकि अच्छा वर मिले, तो इस वजह से रखा जाता है। तो इसको भादो, वैसाख, कार्तिक या चैत्र आपको बताना है कब इसको मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका वैसाख। भादो शुरुआत में कुंवारी कन्याएं, और उसके बाद जब शादी हो जाएगा तो भादो में हम लोग मनाएंगे हरितालिका तीजा। ठीक है, शुरू में कुंवारी रहे तो मनाए, उसके बाद फिर शादी हो गया तो हरितालिका तीजा, है ना। उसके बाद फिर जब बच्चे हो जाएंगे तो हल षष्ठी। तो महिलाओं का कंटिन्यू रोटेशन में व्रत चलते रहता है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। ठीक, आइए चैत्र को देखिए। चैत्र में एक बहुत फेमस जो रहता है त्योहार आता है और बहुत प्रचलित है, और सीजीपीएससी व्यापक का प्रचलित भी है, उरांव जनजाति का सरहुल। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उरांव से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन सीजीपीएससी व्यापक ने पूछा हुआ है। आइए 10 क्वेश्चन उधर हो गए, तो अब आते हैं हम लोग सीजी ज्योग्राफी को देखते हैं। करना है अपने को सुमेलित या सुमेलित, तमोर पिंगला, बादल खोल है, उदयंती है, अचानक कमार है। आपको मिलान करना है, एक बार ट्राई करके देखिए। मिलान करके देखिए, कुछ शब्द में उच्चारण में या कहीं लिखने में एक आध दो जगह मिस्टेक हो जाता है ना, तो ये सब माइंड मत करिएगा। फोकस करिए कंटेंट के ऊपर, फोकस करिए इसके क्वालिटी के ऊपर। चलिए आते हैं तमोर पिंगला, सूरजपुर में तो है ये। बादल खोर, बादल खोल मिलेगा, बादल खोर मिलेगा, एक ही बात होता है। जसपुर में मिलेगा आपको उदयंती, उदयंती गरियाबंद में है। और अचानक कमार 14वें क्रमांक का बायोस्फीयर रिजर्व भी यही है, आपको मुंगेली में मिलेगा। ए का चाहिए अपने को 3, तो ए का 3 यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए। बी का 4, बी का 4, तो इससे अपने को सही उत्तर मिल जाएगा। 11 जो अभ्यारण्य है उसको देख लीजिएगा, नेशनल पार्क 3 है उसको देख लीजिएगा, नया टाइगर रिजर्व 57 क्रमांक का, उस 56 क्रमांक का उसको देख लीजिएगा। 57 तो राता पानी है, करंट अफेयर में हमने किया था। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 4 ऑप्शन दिया है। आपको लगेगा इतना इजी क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछ देता है, लास्ट ईयर आया ना संविधान का। इसका सही उत्तर देखिए 135,192 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे कुछ लोग आपत्ति करेंगे 194 है, फर्क नहीं पड़ता। बाकी ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या 135, 194? नहीं दिख रहा है ना, तो जो दिया है उसको मानिए और लेकर के चलिए। कहीं 92, कहीं 94, इतना चलता है। इतने में आपको फोकस नहीं करना है, याद रखिएगा, आपको आगे बढ़ना है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? खुड़िया बांध, खूटाघाट बांध, मिनी माता बांध या बोध घाट बांध? सही उत्तर करते हैं मिनी माता परियोजना। अगर आपको पता हो तो ये अरपा नदी पे नहीं है, ये
हसदेव नदी पे मिनी माता हसदेव परियोजना इसका पूरा नाम है, कोरबा में मिलेगा। 87 मीटर 87 मीटर ऊंचा बांध है, उसको छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध बोला जाता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं आपको इसमें से, ये पहला प्रोजेक्ट है जहां पे हम लोग बहुउद्देश्य परियोजना, जहां पे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाए हैं और यहां से 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। 40 मेगावाट वाले 3 संयंत्र लगे हुए हैं 1994 में। ये सारा इंफॉर्मेशन भी है जो आपको साथ में लेते चलना है ना। और बाकी ठीक है, बोधघाट परियोजना इसके ऊपर वर्क हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, बनेगा। बोधघाट आपका दंतेवाड़ा आसपास मिलेगा, इंद्रावती नदी पे है, ऐसे सीधे जाती है ना, तो इंद्रावती नदी पे आपको वो देखने को मिलेगा। असुमिलित है पलमा चोटी, लाफागढ़, चंदेली पहाड़ी, मैनीफर। एक अलग से आपको दिख रहा है, आप सोचेंगे कि है कहाँ ये, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको ये दिख रहा है मैनीफर, दंतेवाड़ा, ये असुमेलित है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। लेकिन जब दंतेवाड़े की बात कर रहे हैं तो नंदीराज को कैसे भूल सकते हैं। दंतेवाड़ा की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है 12-25 मीटर का नंदीराज। 12-25 नहीं है, ये शायद 12-15 है सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि अपना गौरलाटा है ना 12-25, हाँ 12-15 या 12-5 आसपास कुछ है, दूसरी ऊंची चोटी है, बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना। तो दंतेवाड़ा में आपको मिलेगा नंदीराज। चलिए अगला, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ी पाट है, कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग पंखाकार आकृति में है, केशकाल घाटी बस्तर के पठार के पूर्व सीमा में। इसको समझना है, 1 2 3 1 2 2 4 या सभी। अब जब आप इसको खुद से एलिमिनेट करेंगे ना, आप फिर से 50-50 में फंसेंगे, करके देख लीजिएगा। जो और बेहतर किए हैं वो इसका आंसर निकाल लेंगे। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ी पार्ट है, डेफिनेटली है। कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, जी हाँ है। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग पंखाकार में है। आप चौथे में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो या तो 1 2 3 होगा या 1 2 3 4 होगा, तो देखिए फंस गए ना फिर से 50-50 में। तो चौथे वाले को देखिए, केशकाल घाटी बस्तर के पठार के पूर्वी सीमा पे है। जब आप नीचे बात करेंगे ना बस्तर का, आपको पता है ये वाला जो क्षेत्र है बस्तर है, और यहाँ पे आपका कोंडागांव है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको बस्तर का मैदान बोलते हैं। बस्तर का पठार जो है ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है। तो बस्तर का पठार इधर है, उधर बस्तर का मैदान है। तो केशकाल घाटी बस्तर के पठार के पूर्व सीमा, ये बस्तर का मैदान है, तो इसको मैदान होना था। तो मतलब 1 2 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे करके आपको आंसर निकालना है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का स्थापना कब किया गया था? डायरेक्ट आंसर करें क्या? 14 अगस्त 2008। राजभाषा आयोग बोला है, याद रखिएगा, आयोग। राजभाषा दिवस के लिए नहीं पूछा है आपसे। छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचित स्रोतों को घटते क्रम में जमाइए, मतलब ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। हमारे पास सबसे ज्यादा जो है वो नहर है, उसके बाद दूसरे नंबर पे नलकूप, फिर तालाब, फिर कुआं, मतलब डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। और इसका आपको ना परसेंटेज भी याद रखना है। परसेंटेज के लिए अगला एक और क्वेश्चन है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे पास नहर से सिंचाई होता है। भारत के स्तर पे बात करेंगे तो नलकूप से। दोनों में अंतर है और दोनों को आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिला और स्थापित औद्योगिक क्षेत्र। कवर्धा का हरिन छपरा, कहीं हरिन लिखाएगा, हरिन रखाएगा, सही है। बलौदा बाजार में अवरेठी है, सही है। धमतरी में श्याम तराई, सही है। बीजापुर में कोई औद्योगिक क्षेत्र है ही नहीं, तो जी जामगांव नाम का कोई औद्योगिक क्षेत्र है ही नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब डी सुमेलित नहीं है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शक्कर उद्योग और स्थान। मां महामाया शक्कर कारखाना, भुरमदेव, मां दंतेश्वरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। 4 ही है, चारों दे दिए हैं। मां महामाया शक्कर कारखाना केरता, सूरजपुर और 2009। भुरमदेव शक्कर कारखाना रामहेपुर, कवर्धा 2003। मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना करका बाठा, बालोद 2007। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना कवर्धा, यहाँ पे है, शायद 2015 या 2016 में इसका उद्घाटन हुआ। तो बेमेतरा ये वाला जो है ऑप्शन सही
नहीं है। बेमेतरा में 5वां शक्कर कारखाना प्रस्तावित है, आएगा तब देखेंगे, अभी तक तो आया नहीं है। भूपेश बघेल जी घोषणा किए थे, देखते हैं आता है कि नहीं। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? 2000, 2001, 2002, 2003। इसको बोलते हैं क्रेडा। तो क्रेडा 2000 में इसकी स्थापना हुई है। सरहुल निम्न में से किस जनजाति का परंपरागत नृत्य है? तो उराव जनजाति का है, हमने देख ही लिया, चैत्र में मनाया जाता है ना, जब फूल आते रहते हैं, साल वृक्ष में फूल आते रहते हैं, तो उस टाइम पे इसको मनाया जाता है। डिटेलिंग में और ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो और लंबा जाएगा ये वीडियो। फिर छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस वर्ष एक प्रश्न में गलती हो रहा था, इसको सुधार लेंगे हम लोग। जो हमने ये क्रेडा लिया हुआ है, क्रेडा 2001 होगा, इसको हम 2000 ले रहे थे। एग्जैक्ट डेट है इसका 25 मई 25 मई 2001 को होगा, ठीक है। बस इसको सुधारना है, बाकी तो ठीक है। सरहुल देख लिया हमने, उराव जनजाति मनाती है। अगला, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस वर्ष कृषि ऋणात्मक रहा था? तो इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी मैंने अलग से अपलोड किया हुआ है, अगर आपको ध्यान होगा तो, है ना। तो कब नेगेटिव था, कब पॉजिटिव था, सारा चीज उसमें हमने बताया हुआ है। तो इसका 2017-18 आंसर हो जाएगा। नेगेटिव था -10, है ना, ये लगभग -10 आसपास था। तो इसको देख लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी अपलोड किया है, वहां से आप इसको मिलान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थिर भाव में प्रति व्यक्ति आय कितना है? पीसीआई पूछा है, पीसीआई ऑप्शन है 1,5,9,73, 1,47,361, 1,37,329, 2,47,9,63। आपने को बताना है क्या है। स्थिर भाव में पूछा है, 1,5,9,73 हो जाएगा। अगर आपसे प्रचलित पूछता, मार्केट प्राइस पे पूछता, तो आपका उत्तर ये हो जाता 1,47,361। अगला, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में मुख्य खनिज से राजस्व में कितने हिस्सेदारी है? 12,941, 8,276, 636 और 13,640। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 8,276। 8,276 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे परसेंटेज में पूछता तो 97%, लगभग 97% है, और 97% है, और 3% जो रहेगा ना वो गौड़ खनिज है, याद रखिएगा। 246 करोड़ आसपास का आपको गौड़ खनिज देखने को मिलेगा। ये जो है ये हो गया, ये 12,941 आपको दिख रहा है ना, ये टोटल है। याद रखिएगा, अगर आपको ऐसे इसको निकालेंगे ना कि 12,941 का कितना है, तो परसेंटेज में ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन अगर आपसे मुख्य खनिज पूछेगा कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, तो वो 97 ही लेकर के आपको चलना है, और यही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र से कौन सा क्षेत्र है? मत्स्य पालन, वानिकी है, बागवानी है, या पशुपालन है? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मत्स्य पालन। लास्ट ईयर सीजीपीएससी ने एक प्रश्न और पूछा था, क्षेत्र पूछना शुरू कर दिए हम लोग। ये कृषि में बताइए सर्वाधिक कौन सा है, उद्योग में सर्वाधिक कौन सा है, सेवा में सर्वाधिक कौन सा है। तो सबको मैंने इकोनॉमिक सर्वे में कराया हुआ है, आप उसको वहां से जाकर देखिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। 23-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग इसको बोलेंगे एसजीडीपी। स्टेट का जीडीपी कितने परसेंट की दर से बढ़ रहा है? तो 6.56 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कन्या विवाह हेतु कुल कितने सहायता राशि प्रदान की जाएगी? बढ़ गया है ना, 50,000 हो गया है अब तो, 25 था, 25 से 50 हो गया है, 25,000 की वृद्धि है। चिरायु योजना का संबंध किससे है? महिलाओं के स्वास्थ्य से, बच्चों के स्वास्थ्य से, वृद्ध जनों के स्वास्थ्य से, या उपरोक्त सभी? तो चिरायु महत्वपूर्ण योजना है, पुराना योजना है,
इसका संबंध है बच्चों के स्वास्थ्य के जांच से। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सर्वप्रथम सिफारिश की थी? सर्वप्रथम बोल दिया है। अशोक मेहता, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति या LM सिंघवी समिति? समिति तो इंपॉर्टेंट है, आप इनको बैक्स करके भी शायद याद किए होंगे। बलवंत राय मेहता, अशोक और GV राव और सिंघवी समिति, ये 4 है, लेकिन बलवंत राय मेहता पहला समिति रहा, तो ये आपको करना है। अगला, कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 में सारा चीज देखने को मिलेगा आपको। अनुच्छेद 243 क ख ग ग ऐसा करके आगे कंटिन्यू चलते रहता है। निम्न में से कौन सा सभा है जो कभी भंग नहीं होता? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा? तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आता है ये ग्राम सभा। स्थायी सभा है, कभी भंग नहीं होता, क्योंकि इसके सदस्य गांव के लोग ही होते हैं, तो भंग कैसे करेंगे? संभव ही नहीं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग? तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है कौन? चुनाव आयोग। लेकिन इसका सही उत्तर अगर 2 में लेना रहेगा तो राज्य सरकार ही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और अभी जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग कहाँ का? राज्य चुनाव आयोग, इसका श्री अजय सिंह मुख्य निर्वाचन अभी अधिकारी है। राज्य सरकार के अंतर्गत आता है चुनाव आयोग, तो सुप्रीम बॉडी जो है हम लोग उसको लेकर के चलेंगे यहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव? मैंने आपको बताया था, इसको क्या करिएगा? राजनांदगांव। फ्लोटिंग पूछता तो दुर्ग करते, कल के करंट अफेयर में हमने इसको देखा हुआ है। छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? अंबिकापुर, दुर्ग, कोरबा या रायपुर? रायपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24वां वसुंधरा सम्मान 2024 किन्हें प्रदान किया गया है? विश्वेश ठाकरे, अभिमन्यु अग्रवाल, रमन सिंह या सुधीर सक्सेना? तो विश्वेश ठाकरे वसुंधरा सम्मान इनको मिला है, कल करंट अफेयर में हमने किया। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में साफ सुथरे राज्य में कौन सा स्थान दर्ज मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? राज्य पूछेगा तो तीसरा करिएगा। पहला कौन सा है? कल मैंने आपको बताया, कराया है महाराष्ट्र राज्य में जो फर्स्ट नंबर पे है। और दूसरा अगर आपसे पूछेगा तो करिएगा MP। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। और अगर आपसे पूछेगा 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर पे पाटन को, दुर्ग का पाटन, उसको कौन सा स्थान मिला है? तो करिएगा सेकंड। ये सारा करंट अफेयर है, कल की वीडियो में ही कराया हुआ है, लास्ट में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको भी वहां से जाकर के देखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलंकरण पुरस्कार 2024 में से सही नहीं है? ठीक है, बाकी एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट इसका उत्तर बताता हूं कि कौन सा सही यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये वाला सही नहीं है। मिनी माता सम्मान जो आपको दिख रहा है ना, ये श्रीमती निर्मला ठाकुर जी को नहीं मिला हुआ, ये 7वीं महिला जागृति समिति, यहाँ पे लिखते हैं। सतनामी महिला जागृति समिति, इनको मिला हुआ है। राज्य अलंकरण ऑब्वियस है कि इंपॉर्टेंट है, सारा राज्य अलंकरण आप याद करके चलेंगे। सिंचाई स्रोत दिया है क्रम जमाने के लिए, अपने को बताना है। लास्ट क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना इसका, तो हम लोग बता तो देंगे ही कि सबसे ज्यादा नहर है, फिर नलकूप है, तालाब है, फिर कुआं है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे परसेंटेज, सबसे ज्यादा है अपने पास 56% के साथ नहर, उसके बाद नलकूप 41% के साथ नलकूप आ जाएगा, उसके बाद 1.5% के साथ तालाब और 0.7% के साथ कुआं। CGPSC पुराने क्वेश्चन आप उठाएंगे तो ये पूछा हुआ है, ये पूछा है नहर पूछा है या नलकूप पूछा है, लेकिन पूछा है। अप्रोक्सीमेट अभी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जाएंगे तो यही है, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, अभी यही है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार उद्यानिकी फसल का सही क्रम क्या है? इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, D नंबर। सब्जी, फिर फल होता है, फिर मसाला, पुष्प और लास्ट में औषधि। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम क्या है? संगवारी, अरण्य, महानदी भवन या मिनी माता? तो विधानसभा भवन मिनी माता के नाम पे है। छत्तीसगढ़ की पहली सांसद, पहली महिला सांसद है। संगवारी
एमएलए कर लें क्या इनको, इसको एमएलए कर लीजिए, है ना। विधायक विश्राम गृह का नाम ये है संगवारी। अरण्य भवन जो वन का जो भवन है उसको बोलते हैं महानदी भवन सचिवालय है। महानदी भवन जो है वो सचिवालय है। और कुछ तो नहीं रह गया, ठीक है। आज करते हैं हम लोग यहीं तक। सीजीजीएस का 50 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। बताइए कितने आ रहा है आपके। 50 क्वेश्चन हमने किया है और मेरे को लगता है इसमें आराम से 42 से 45 बनाया जा सकता है। इतने आ रहे हैं आप बहुत अच्छी स्थिति में। 40 आ रहे हैं, मेहनत करने की आवश्यकता है। 35 में फंस रहे हैं, मेहनत करिए। और तो ये सेट आपको कैसा लगा, आपको इसी टाइप का सेट सीजीपीएससी और एडीओ दोनों में देखने को मिलेगा। और एडीओ के लिए निश्चिंत रहिए, पहले 9 फरवरी को टैकल करते हैं, फिर एडीओ की क्लासेस के साथ भी आएंगे, कुछ टेस्ट सीरीज के साथ भी आएंगे, कुछ हो सकता है हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का एक ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाएं, उसको देखेंगे वहां पे। अभी 9 फरवरी पे फोकस करना है, कोई इधर उधर का मत सोचिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो पे। आपके कोई सलाह होंगे, आपके कोई कमेंट होंगे तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।